हेलो, वेलकम टू लाइव ऑन अर्थ चैनल। तो फिर आगे का पीवाईक्यू देखते हैं आज एमपी सेट के लिए। तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एमपी सेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास धीरे धीरे आ रहा है। तो जितनी व्याख्या और देख लें तो उतना ही अच्छा होगा। तो फिर आज देखते हैं सूची 1 और 2 में मिलान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना को और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका मिलान क्या होगा? तीसरा नंबर होगा। तो देखते हैं कि क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना का अर्थ अर्थ की आलोचना क्या कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें याद करने योग्य है आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना राम स्वरूप चतुर्वेदी है। और रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी आलोचना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना को तो ये है रामचंद्र तिवारी। कोश है, आलोचना कोश स है, कोश यहाँ पर है। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये है शिव कुमार सिंह मिश्र। तो व्याख्या में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। यह इनकी आलोचनात्मक कृति है। इस रचना में इन्होंने शुक्ल जी की आलोचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ है अर्थ की आलोचना स्वरूप चतुर्वेदी का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश है जो कि रामचंद्र तिवारी का है। आलोचना आलोचना हिंदी कोश में है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश यह रामचंद्र तिवारी जी की आलोचना की रचना है। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह शिव कुमार मिश्र की आलोचनात्मक रचना है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्न संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टेक के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाला ब्राह्मण। तो यहाँ नारायण साधारण विशिष्ट और असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नग्न साधारण विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामान्य मूल्य अक्षुण्ण हो रहते हैं और राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं परिवर्तनीय होती है। तो ये होगा 1 नंबर। तो जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो अब अपने ही जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग है। यह नग्न साधारण और विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव के बिकते हैं। तो अंधेर नगरी का है यह। निम्नलिखित में से अज्ञा की रचनाएं। तो आंगन के पार द्वार इतने पास अपने नदी पर बांक की छाया कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां।
तो कौन सा होगा? ए और सी होगा, ए और सी। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है, और नदी पर वाक की छाया। और इतने पास अपने कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये आंगन के पार द्वार, यह नदी पर वाक की छाया, यह दोनों अज्ञे की प्रमुख रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के का जन्म है 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश में, कस्बा है पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। वे हिंदी के अपने प्रमुख सबसे प्राचीन कवि, कथाकार और निबंधकार, पत्रकार, संपादक और यायावर अध्यापक रहे हैं। द्वैत द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, तो माधवाचार्य होंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न को सभी एग्जाम में आते हैं। तो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। यह संप्रदाय की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुई है। माधवाचार्य ने जीवन की वास्तविकता समझते हुए उसे व्यावहारिक और रुचिपूर्ण मानने का आधार माना है, अपने द्वैतवाद में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार व्याख्या भी हमने देखा कि द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक और माधवाचार्य जी हैं, और इस संप्रदाय की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई है। तो ये भी प्रश्न है। और माधवाचार्य की जीवन वास्तविकता समझते उसे व्यावहारिक और रुचिपूर्ण बनाने का आधार भी द्वैतवाद प्रस्तुत किया है। तो माधवाचार्य का द्वैतवाद है, और द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य। निम्न कथन किस आलोचक का है? स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल में इन स्वच्छंदताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, स्वच्छंद वृत्तावली की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं के संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। वे प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद जी का है। तो फिर यह क्वेश्चन फिर ध्यान देने योग्य है कि स्वच्छंद वृत्ति वाले बालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल में इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है? रामायण का समय बंधुत्व किसे कहते हैं? अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, रामायण का समय। रामायण का समय। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से एक बकरी, कबीरा, खड़ा बाजार और मैदान। फिर इसका विश्लेषण पहले देख लेते हैं कि रामायण का समय निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसकी रचना भारतेंदु जी ने 1884 ईस्वी में की थी। भारतेंदु जी ने रीति काल की विकृति, सामंती संस्कृति और पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीच बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। फिर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम बकरी, मादा कैक्टस और कोणार्क, कबीरा, खड़ा बाजार में। तो इसका क्रम होगा DCAB। तो
कैसे होगा तो देखते हैं। कोणार्क का है 1951 और मादा कैक्टस 59, बकरी 74 1974 और कबीरा खड़ा बाजार में 89। तो बड़े से छोटे में करना है। तो पहला होगा समय के पहले और बाद के क्रम में है। तो पहले होगा कबीरा खड़ा बाजार में, फिर होगा बकरी, DC कोणार्क 51 है, फिर बकरी 74 और फिर तो पहले कोणार्क होगा, फिर मादा कैक्टस होगा, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी सबसे लास्ट में। नहीं, बकरी फिर 89, 74 और 89, कबीरा खड़ा बाजार में लास्ट में है। तो फिर इसकी व्याख्या देखते हैं कि कोणार्क का क्या विशेषता है। यह नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ है। कोणार्क नामक अत्यंत सफल कृति है। यह कृति आज के संघर्ष के युग में कोणार्क द्वारा कला और संस्कृति अपनी चिरंतन अपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है। मादा कैक्टस, यह नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 59 में है, 1959 में किया गया है। मादा कैक्टस अपने काव्य अपने कथ्य शैली और रंग शिल्प की दृष्टि से नाटककार लाला जी का एक अभिनव प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें स्त्री पुरुष के आपसी संबंध को लेकर ही एक नवीन दशा खोजने का प्रयास किया गया है। नाटक की पूरी संवेदना कैक्टस के पौधे के प्रतीकत्व पर आधारित है। बकरी इस नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में हुआ। इस नाटक में जनवादी चेतना, राष्ट्रवादी व्यंग, राजनीतिक व्यंग और आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक ग्रामीणों का आम आदमी के जीवन जागृति लाने के उद्देश्य से है। कबीरा खड़ा बाजार में, यह भीष्म सैनी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1989 में हुआ था। कबीरा खड़ा बाजार में कीर्ति कबीर के मूल्यांकन व्यक्ति को प्रस्तुत करने वाला बहुमंडित और चर्चित नाट्य कृतियां हैं। फिर राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए मुक्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी और आलोचना, बैंकों की राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो होगा बी और डी। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। डी ग्रामीण कस्बाई की जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो राग दरबारी उपन्यास में ग्रामीण करुणाई
ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना का तथा कस्बाई जीवन के व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है। यह हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। इसके लिए उन्हें वर्ष 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संबोधित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम तो रामचंद्र जी के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो पहला क्रम क्या होगा? पहले सूरदास है, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास और नंददास है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों में सही अनुक्रम है BADC। बी सूरदास, ए BADC, BADC। फिर व्याख्या में देखते हैं। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये चारों कवियों ने कृष्ण भक्ति के साहित्य की रचनाएं की हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के किनारे रुणकता ग्राम में हुआ था। विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म सिही नामक ग्राम में निर्धन परिवार में हुआ है। और नंददास, इनका जन्म राजापुर ग्राम में 1533 ईस्वी में, मृत्यु वर्ष 1582 ईस्वी में हुई है। और काव्य सौंदर्य नंददास की स्थापना दूसरे के बाद दूसरा और प्रमुख पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी रूपमंजरी रसमंजरी है। कृष्णदास का जन्म गुजरात के राजनगर में चिलोत्रा गांव में हुआ था। ये कुनवी जाति के थे और इनकी मातृभाषा गुजराती थी। अधिकारी प्रशासक वर्ग के नाम से विख्यात है। इनकी प्रमुख रचना जुगलमान चरित्र है। परमानंद दास, इनका जन्म 1493 ईस्वी में है। उत्तर प्रदेश कन्नौज के गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं परमानंद सागर, परमानंद के पद पर वल्लभ संप्रदाय के कीर्तन और संग्रह, उद्भव लीला आदि हैं परमानंद दास का। तो फिर देखते हैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, तो सभी पर ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये अष्टछाप कवियों का वर्णन है। शुक्ल जी के अनुसार इनका सही क्रम है प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम तो जन्म के अनुसार है क्या। तो प्रश्न फिर से ध्यान से देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी के इतिहास के दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। तो 4 कवियों का सही अनुक्रम तो इसका है शीतलता, माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक। शीतला, माँ के नाराज हो जाने पर भय से लोग बच्चों के चेचक का टीका नहीं लगाया करते। उपयुक्त पंक्ति किस उपन्यास में है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य का कथा और परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। तो शीतला माता के नाराज हो जाने पर के भय से लोगों के तो होगा देवरानी जेठानी की कहानी। लोगों को भय से को चेचक टीका नहीं लगाते। यह प्रसंग देवरानी जेठानी की कहानी से उपन्यास में वर्णित है। इसका उपन्यास रचना
पंडित गौरी दत्त जी हैं। इस उपन्यास में इन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक स्थितियों का वर्णन है। तो देवरानी जेठानी के बारे में इस व्याख्या में है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। पंडित गौरी दत्त जी हैं। देवरानी जेठानी जी के जेठानी की कहानी का रचनाकार पंडित गौरी दत्त हैं। और कविता की भाषा विरोधाभास की भी भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? क्लिंट बुक्स का है। कविता की भाषा विरोधाभास की भी भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। तो यह कथन क्लिंट बुक्स का है। नीचे दिया गया है। अन्य विकल्प संगत है। तो क्लिंट बुक्स ने कहा है कि कविता में विरोधाभास का अर्थ है कि एक कविता की सतह पर तनाव स्पष्ट विरोधाभास और पाखंड को जन्म दे सकता है। बुक्स की रचना द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स विरोधाभास की केंद्रीयता के लिए अपने तर्क को प्रदर्शित करता है कि विरोधाभास कविता के लिए प्रयुक्त अपरिहार्य भाषा है। तो फिर यह है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है साहित्य शास्त्र। तो दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही है। आगे का प्रश्न और करेंगे, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक